हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि भारत में क्यों जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, जिसे हम R&D लैब भी कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज क्यों नहीं निकलती है। ये क्वेश्चंस मुझसे काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा था, वाया इंस्टाग्राम भी, मेल के थ्रू भी और कमेंट बॉक्स पे भी। और बच्चे ये जानना चाहते थे कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा वैकेंसीज क्यों नहीं निकलती है, खासकर फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो आज मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू अपने कुछ पॉइंट्स और सजेशन के थ्रू, और हम आज यही डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये वीडियो जो होगा बेसिकली वो मैं आपको फार्मा की सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ना लें कि मैं आपको कोई डिमोरलाइज कर रहा हूँ या झूठ बता रहा हूँ, या आप बिल्कुल ये सोचें कि सर इससे तो हम कभी R&D में जॉब ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी जो भारत की जो कंडीशन है और जो हमारी इंडिया की जो कंडीशन है, जिस वजह से आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकल रही है, मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो होता है पैसा, मनी। देखिए, जिस भी जैसे इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है, वहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहा है वो हो रहा है पैसा। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि एक लंबी चलने वाली प्रोसेस है। यहाँ पर आपको जीत भी मिल सकती है और हार भी मिल सकती है। कभी आपकी रिसर्च जो होगी वो सक्सेसफुल भी हो सकती है, और कभी आपकी जो रिसर्च है वो अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। मतलब उसमें आपको बिल्कुल भी जीत नहीं मिलेगी, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे और आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। यहाँ पर जो वो कंट्रीज जो कि काफ़ी डेवलप कंट्रीज हैं, उनका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाते हैं। और जो भी उनको अगर उसमें उनको सक्सेस मिलती है तो वो उसके काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं। बट अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका पैसा पूरा डूब जाता है। भारत जो हमारा देश है उसकी अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जिनके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी R&D के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च कर सकें। खासकर भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार अभी भी अपना बहुत सारा पैसा जो है वो हमारे डेवलपमेंट में लगाती है, सड़कों में, बिजली में, खाने में, लोगों को राशन पहुंचाने में, उनको घर देने में, इन सब चीज़ों में भारत सरकार अपना ज़्यादातर पैसा खर्च करती है। या रक्षा में, हथियार खरीदने में, इस जो ये सेक्टर्स हैं, स्वास्थ्य का सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है, यहाँ पर भारत सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। इस वजह से भारत सरकार का जो बजट है वो इतना नहीं रह जाता है कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर सके। और सेम कंडीशन प्राइवेट सेक्टर के साथ भी है। ज़्यादातर जो फॉरेन के प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज है, उनको प्राइवेट पैसे के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उनकी फंडिंग भी मिलती है। तो गवर्नमेंट की फंडिंग मिलने की वजह से वहां पर R&Ds जो होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज होती हैं, वो बहुत सिस्टमेटिक वे में और फुल फ्लैश में काम करती हैं, जिससे कि वहां पर वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। वहीं अगर हम बात करें भारत में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे की किल्लत और बजट की वजह से भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना ही पैसा लगा पाता है। सरकार से उनको बिल्कुल भी मदद नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं जितना रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। एक चीज़ तो ये हो गई। तो आप यहाँ पर एक मोटे मोटे फॉर्म में तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम या उससे रिलेटेड जॉब क्यों नहीं निकलती है। क्योंकि भारत सरकार जो हमारा जो देश है बेसिकली, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खासकर फार्मा सेक्टर में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न पैसा ही है। प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो रिसर्च को बढ़ा सके और आगे बढ़ सके, बट बिना सरकार की मदद और सरकार की फंड की मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता। उसके अलावा भारत सरकार के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहां पर अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ काम हो रहा है, और भारत सरकार वहां पर अपना कुछ जो भी उनका बजट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो वहां पर खर्च करती है। उसमें से एक है DRDO और एक है ICMR। ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भारत सरकार का ही कंट्रोल है, और वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर पूरा हिसाब भी दिया जाता है उनके पैसे का, जिस वजह से भारत सरकार जो है वो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में अपना पैसा लगाती है। बट अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, खासकर फार्मा इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स की, तो वहां पर भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी फंड तो प्रोवाइड नहीं कराती है, बट टैक्स में थोड़ी बहुत छूट दे देती है कि चलो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम आपको कुछ फंड नहीं दे पा रहे हैं, तो हम टैक्स में कुछ छूट दे देते हैं। और जितना फंड रिक्वायर होता है, और अगर भारत सरकार से अगर जो फंड मिलता भी है वो इतना नहीं होता है कि जितना हमको चाहिए। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से अपने खासकर फार्मा इंडस्ट्रीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पोस्ट है या जो वैकेंसीज है वो नहीं निकल पाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये चीज़ है कि आप जैसे कि जानते हैं कि जो फार्मा सेक्टर होता है, तो कोई भी ड्रग को मार्केट में आने में कम से कम 12 साल लगते हैं। मतलब 12 साल तक उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया जाता है, और जब वो पूरी तरीके से
सेफ घोषित हो जाती है तो उसी के बाद वो मार्केट में आ पाती है। तो एक चीज़ सोचिए कि अगर भारत की कोई कंपनी एक अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी खर्चा करके 12 साल की मेहनत के बाद अगर वो अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतारती है तो उसने एक बहुत बड़ी पैसा जो है वो उस पर्टिकुलर दवाई के ऊपर लगा दिया है। अब वो उससे कुछ पैसा कमाना चाहेगी और वो पैसा कैसे कमाएगी, वो उसका प्राइस बढ़ा देगी। और आप जैसे कि जानते हैं कि भारत का जो मार्केट है वो इस तरीके का नहीं है कि वो काफ़ी महंगी ड्रग्स को परचेस कर सके। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि भारतीय मार्केट के अंदर जो महंगी दवाइयाँ होती हैं वो नहीं बिकती हैं, सस्ती दवाइयों का मार्केट होता है भारत। ज़्यादातर महंगी दवाइयाँ जो होती हैं वो फॉरेन में बिकती हैं, मतलब उधर का मार्केट तैयार होता है नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए, चाहे वो कितनी भी कीमत में बिके। बट भारतीय मार्केट में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ सरकार की कुछ ऐसी फाउंडेशंस भी हैं, कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिसकी वजह से आप लाइफ सेविंग ड्रग्स को ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते हैं। तो ये सभी ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा लगाती हैं वो उतना ज़्यादा मार्जिन या उतना ज़्यादा पैसा जो है वो हमारे मार्केट से कमा नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करते और ना अपना पैसा लगाते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो करप्शन भी है। अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती भी है तो उसको भारत सरकार से काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं लेनी पड़ती हैं, काफ़ी परमिशंस लेनी पड़ती है, चाहे वो एनिमल हैंडलिंग के ऊपर हो, एनिमल रिसर्च के ऊपर हो या ह्यूमंस के ऊपर उनको अगर ट्रायल्स परफॉर्म करने हो, तो इन सभी के लिए काफ़ी लंबी प्रोसीजर होती है। और इसमें एक जो एक तरीके से आप करप्शन से समझ गए होंगे, काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, ईजिली आपको परमिशन नहीं मिल पाती है। परमिशन लेने के लिए आपको काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, काफ़ी पैसा खिलाना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से भी भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो करप्शन भी है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बाधा बना हुआ है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको जो डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, तो उनके साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कॉम्पीट करना पड़ेगा। यहीं पे हम काफ़ी मात खा जाते हैं, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर यहाँ तक कि उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है कि अगर भारत में कोई ऐसी नई बीमारी आ जाए, भारतीय सेक्टर में, मतलब भारत के रीजन में, या आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में कोई बीमारी आ जाती है, तो उसकी रिसर्च वो अपने देश में करते हैं, जबकि उनका इस बीमारी से कोई लेना देना भी नहीं है। रीज़न पैसा। अगर वो वहाँ से रिसर्च करके कोई नई दवाई बना लेते हैं तो वो भारतीय मार्केट में वो दवाई बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने आप अपनी प्रॉब्लम्स को तो सॉर्ट आउट कर ही दिया है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से, वो हमारी प्रॉब्लम्स में भी पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं या नई नई संभावनाएं देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका सीधा सीधा कॉम्पिटिशन जो होगा वो उन कंट्रीज़ के साथ होगा जिन्होंने पहले से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस मार्केट में पहले से ही हैं और वो लोग हमारा टैलेंट भी ले जाते हैं। मतलब हमारा टैलेंट का मतलब है जो हमारे अच्छे लड़के हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं, या नए नए जो साइंटिस्ट होते हैं, यंग साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर कुछ काम किया है, तो वो उनको एक मोटी सैलरी में अपनी कंट्रीज में इन्वाइट करते हैं और वहाँ पर हमारे लड़के जो होते हैं वो काम करते हैं। लड़के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप लड़कियाँ भी समझ लीजिए, दोनों आते हैं, बट मेरी बोलने का तरीके में लड़के आ जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर फिर भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर R&Ds के ऊपर कुछ ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल काम हो रहा है, बट ये काम बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, ये छोटे लेवल पे होता है। छोटे लेवल से मतलब है कि जो रिसर्च हो चुकी है उसी का ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देना। तो यही हमारी अधिकतर इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम होता है कि जो रिसर्च हो चुकी है या जो डोजेस फॉर्म डेवलप हो चुके हैं या जो API डेवलप हो चुकी है उसी में ही छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चेक करना। तो ये छोटे मोटे जो होते हैं बेसिकली छोटे मोटे रिसर्च वर्क के मॉडिफिकेशन होते हैं। क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो ड्रग फार्मुलेशन है उसमें एडिटिव्स को चेंज कर देना, नए नए बाइंडर्स को ऐड करना, या एडिटिव्स को ऐड करना, ग्लाइडेंट्स को ऐड करना, या नए कोटिंग एजेंट, नए कलरिंग या फ्लेवरिंग एजेंट्स को चेंज करके देखना कि ड्रग की स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट आ रहा है, या नए नए कॉम्बिनेशंस डेवलप कर लेना, पैरासीटामोल के साथ डाइक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है, नीमोसुलाइड। तो इस टाइप से नए नए कॉम्बिनेशन चेंज करना, या नई नई स्ट्रेंथ, ड्रग की अलग अलग स्ट्रेंथ में ड्रग को डेवलप करना, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस जो होते हैं वही चीज़ें जो है वो हमारी जो प्राइवेट जॉब
जो हमारी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज है या जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है वो छोटा मोटा ही हो रहा है, बेसिकली मॉडिफिकेशन का ही काम होता है। नया कोई इनोवेटिव नया एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा है। ज़्यादातर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसको हम एपीआई भी कहते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर होता है या जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर फॉरेन की कंट्रीज में ही होता है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके पास फंड्स भी हैं। और यहाँ तक कि जो ये छोटा मोटा मॉडिफिकेशन का जो रिसर्च वर्क हो रहा है ये भी भारत की जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, वहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर नाम की R&D होती है, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं होता है, बस वहाँ जाके लड़के टाइम पास करते हैं, इसलिए वहाँ पर तो बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती हैं। रीज़न ये होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी खुलने से आपको ये फायदा होगा कि भारत सरकार जो है वो टैक्स में काफ़ी ज़्यादा छूट देती है। यही रीज़न है कि हर छोटी इंडस्ट्रीज भी अपने यहाँ पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज खोल देती है। बट ये जो छोटा मोटा मॉडिफिकेशन हो रहा है ये खासकर भारत की टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है, या जो भी रिसर्च वर्क होता है वो वहीं होता है। तो इस पूरे वीडियोस के थ्रू आप ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्या रीज़न है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D लेबोरेटरीज के अंदर काफ़ी कम जॉब और वैकेंसीज निकलती है। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिल्कुल भी डीमोरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भारत के अंदर क्या स्थिति है। मैं यही चाहता हूं कि यह स्थिति बदले और भारत भी यूरोपियन कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज की तरह अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़े और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।